नमस्कार मित्रों, नमो नमः। मैं हूं मुकेश दीवान और मित्रों आज इस क्लास में हम मां भगवती की कृपा से अनुवाद शिक्षण पढ़ने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम अनुवाद शिक्षण पढ़ेंगे इस क्लास में। आइए मित्रों, अनुवाद शिक्षण एवं विधियां। अब मित्रों, कभी आपने सोचा है, कभी आपने ध्यान दिया है कि अनुवाद का वाद का मतलब होना है कहना। जो भाषा है कहा जाए वो वाद, लेकिन उसी का ही किसी और भाषा में कहा जाना, यानी एक भाषा का दूसरे भाषा में कहा जाना अनुवाद कहलाता है। प्राचीन काल में अनुवाद जो है वो अध्यापक संस्कृत में नहीं करते थे। प्राचीन काल में नहीं होता था अनुवाद, संस्कृत का संस्कृत में ही बोला जाता था, मातृभाषाओं का प्रयोग नहीं होता था। जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में संस्कृत है, जिस एरिया में, जिस प्रांत में संस्कृत में ही बोली जाती थी। लेकिन ये अनुवाद की प्रथा कब से शुरू हुई? सोचिए, अनुवाद की प्रथा शुरू हुई तो हुई कब से? तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा, अनुवाद की प्रथा वैदिक काल में शुरू नहीं हुई, उत्तर वैदिक काल के बाद से शुरू हुई। क्योंकि जब भारत में अलग अलग देशों के लोग जब यहां पर व्यापार करने आए, तो यहां सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यहां के लोग तो बोलते ही संस्कृत में थे। तो ऐसी स्थिति में उन्हें समझाने के लिए, उनसे व्यापार करने के लिए जब संस्कृत भाषा को उनकी भाषा में समझाना शुरू किया, तो यह एक अनुवाद की प्रक्रिया शुरू हो गई। और वो भी कैसे? जो संस्कृत में आप कहना चाहते हो वही आपने दूसरी अन्य भाषा में कहा, उसे अनुवाद कहा जाएगा। अब ये अनुवाद जब विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा तो अनुवाद का सर्वाधिक जो शिक्षण है, अनुवाद का सबसे बड़ा शिक्षण है व्याकरण में। व्याकरण के नियमों को याद रखते हुए जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो वह बालक को जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन ये याद रखिएगा, अनुवाद करते समय जो भाषा जिस भाषा का आप अनुवाद करने वाले हैं, उस भाषा के हर शब्द का अर्थ अगली भाषा में वैसा ही होना चाहिए और वैसे ही हाव भाव होने चाहिए। तो आइए मित्रों, मैं शुरू करता हूं। अनुवाद क्या होता है और अनुवाद शिक्षण क्या होता है, कैसे पढ़ाएंगे हम बच्चों को और कैसे उनकी तैयारी करवाएंगे, ये लीजिए, अनुवाद शिक्षण एवं उनकी विधियां। तो आइए मित्रों, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं क्या क्या कहा। किसी भाषा का अन्य भाषा में यथावत शब्दार्थ करना ही अनुवाद कहलाता है। क्या कहा? अन्य भाषा है, कोई भी है, हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, क्या चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हो, उन भाषाओं का हम यदि संस्कृत में परिवर्तन करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो भाव अन्य भाषाओं का है वही भाव संस्कृत में आना चाहिए, वही अर्थ आना चाहिए। भाव का मतलब अर्थ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां कोई और में नहीं निकल रहा है, यहां कोई और निकल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहा किसी भाषा का अन्य भाषा में यथावत अनुवाद करना, यथावत शब्दार्थ करना ही अनुवाद कहलाता है। अब का अनुवाद 3 प्रकार का होता है। अनुवाद कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक तो वो अनुवाद होता है जो कि जैसा संस्कृत भाषा में है वैसा का वैसा आप अन्य भाषा में कर रहे हैं। अब कहा
ऐसा तो होता ही नहीं कि संस्कृत भाषा का जो कोई शब्द हो और उसका आप जैसा है वैसा का वैसा ही अनुवाद किस में कर दें, हिंदी में कर दें। तो मित्रों देखिएगा, आज के समय में उज्जवल जो शब्द है उसको हिंदी में भी उज्जवल ही कहा जाता है, देखिएगा। लेकिन अब यहां पर यह हुआ कि ये अक्षर शायद नहीं हुआ, क्यों, विसर लग रही है क्या? लेकिन ऐसे शब्द तो लेने होंगे ना जो सेम टू सेम अक्षर से, पहला अनुवाद है अक्षर से अनुवाद। अक्षर से अनुवाद होता है जैसे राधा शब्द है, लता शब्द है, ठीक है, इन्हें संस्कृत में भी राधा ही कहूंगा और हिंदी में भी राधा ही कहा जाएगा, लता को लता ही कहा जाएगा। तो कहा जो शब्द जैसा है उसका वैसा का वैसा ही लिख देना ही क्या कहलाता है, अक्षर से अनुवाद। तो पहला अनुवाद। दूसरा अनुवाद है छाया अनुवाद, दूसरे नंबर का है छाया अनुवाद। छाया अनुवाद को ही हम भाषा अनुवाद, निष्कर्ष अनुवाद या मर्म अनुवाद कहा जाता है। इसमें क्या होता है, किसमें, छाया अनुवाद में, भावानुवाद भी जिसे कहा आपने, आप बालक को पढ़ा रहे हैं और वहां पर आप ये देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ है, अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद का आप क्या कर रहे हैं, क्या उसके अंदर भाव हैं, भाव का मतलब हो गया क्या फीलिंग्स हैं, उनका आपने अन्य भाषाओं में समझा देना, क्या हुआ, छाया अनुवाद। और इन दोनों को ही मिला करके और फिर अनुवाद करना, अक्षर से भी और छाया अनुवाद, तो तथ्य अनुवाद कहलाता है। तो तीसरा है तथ्य अनुवाद। तथ्य अनुवाद संस्कृत शिक्षण में अनुवाद का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ अनुवाद है। तो मैंने यहां पर एक एक की व्याख्या भी की है। अक्षर से अनुवाद कहते हैं ज्यों का त्यों लिखना, जैसे का तैसा लिखना ही अक्षर से अनुवाद कहलाता है। राधा के स्थान पर राधा और मक्षिका के स्थान पर मक्षिका लिखना, अक्षर से अनुवाद हो गया। राधा के स्थान पर राधा लिखा और मक्षिका के स्थान पर मक्षिका लिखा। वहीं आपका छाया अनुवाद क्या कहलाता है, किसी अनुच्छेद के भावों और सारांश को समझकर अन्य भाषा में लिखना, क्या, भावों को और सारांश को समझकर अन्य भाषा में लिखना ही छाया अनुवाद कहलाता है। इसके बाद में हमारा अनुवाद आता है तथ्य अनुवाद। तथ्य को हम यूं कह सकते हैं, से अक्षर अनुवाद भी कह सकते हैं और तथ्य अनुवाद भी कह सकते हैं। इस अनुवाद में मित्रों होता क्या है, इस अनुवाद में जो आपने अक्षर से किया है और आपने जो छाया अनुवाद किया है, दोनों को मिला करके एक कम शब्दों में किसी चीज को समझा देना क्या कहलाता है, तथ्य अनुवाद। इस अनुवाद को में अक्षर से अनुवाद और छाया अनुवाद का मिश्रण होता है और यह अनुवाद सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे श्रेष्ठ होता है यह अनुवाद। का अनुवाद जो आप करने वाले हैं, ये तीनों के तीनों, इनकी विधियां, वो कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से आप बालक को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो पहली है मातृभाषा विधि, दूसरी है पुस्तक विधि, तीसरी है तुलना अनुकरण विधि और चौथी है द्विभाषा विधि। पहली कौन सी है, मातृभाषा विधि, दूसरी क्या है, पुस्तक विधि, तीसरी क्या है, तुलना एवं अनुकरण विधि और चौथी क्या है, द्विभाषा विधि। अब मित्रों यहां पर आपको यह देखना है कि मातृभाषा विधि क्या होती है वो समझ लीजिए। संस्कृत के वाक्यों का, संस्कृत के पैराग्राफ का, संस्कृत के अनुच्छेदों का बालक की जो मातृभाषा है, बालक जिस भाषा को ज्यादा बोलता है उस भाषा में अनुवाद कर देना, समझा देना मातृभाषा विधि कहलाएगी। इस विधि में संस्कृत भाषा का अनुवाद छात्रों की मातृभाषा में
किया जाता है। जैसे संस्कृत से हम राजस्थानी में अनुवाद कर दें, संस्कृत का हम गुजराती में करें, संस्कृत का हम अंग्रेजी में अनुवाद करें। और कहा यह विधि प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होती है। कैसे? मैंने कहा से बालकः अस्ति, अब ये था संस्कृत में अस्ति, अस्ति लगा दिया। अब कहा ही इज ए बॉय, मैंने किस में अनुवाद कर दिया? संस्कृत से मैंने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया है। वह एक लड़का है, शी इज ए बॉय। जैसे संस्कृत में भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं, इसको क्या किया हमने? आप कैसे हैं, भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं। तो आपने मातृभाषा का यहां प्रयोग किया। अब कहा पुस्तक विधि क्या है? पुस्तक विधि, याद दीजिएगा, पुस्तक विधि एक यांत्रिक विधि है। जी हां, पुस्तक विधि एक यांत्रिक विधि है और पाठ्य पुस्तक भी इसे कहा जाता है। मित्रों, इस विधि में पाठ्य पुस्तक के वाक्य और श्लोकों का अनुवाद किया जाता है। बालक की पाठ्य पुस्तक में आए हुए जो वाक्य हैं उनका आप अनुवाद कर रहे हैं। इस विधि में अनुवाद अभ्यास कार्य के लिए उपयोगी है। अब प्रश्न ये उठता है कि वह कौन सी विधि अनुवाद शिक्षण की जिसमें अभ्यास कार्य के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है? कहा वह है पुस्तक विधि। जी हां, से गाम दोग्धी पय, वह गाय से दूध निकालता है। बालक के अभ्यास कार्य में पाठ्य पुस्तक में वाक्य दे रखा है, आप उसका अनुवाद करवाएं। यह विधि किधर से किधर चलती है भाई? किस शिक्षण सूत्र को में प्रयोग में आती है? सरलात कठिनम प्रति। पुस्तक विधि सरल से कठिन की ओर। अभ्यास कार्य के लिए संस्कृत में 2 पुस्तकें हैं जिसका प्रयोग बालक से आपको करवाना होगा। नंबर 1 रचना अनुवाद कौमुदी और दूसरा है प्रौढ़ अनुवाद कौमुदी। ये 2 बुक्स हैं जिनका आप प्रयोग बालक को भी कह करके करवा सकते हैं और कक्ष में भी इनके वाक्य से आप बना सकते हैं। अब परीक्षक के द्वारा प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि अनुवाद शिक्षणे अभ्यास कार्य से उपयोगी विधिरस्ति। अनुवाद शिक्षण में अभ्यास कार्य की उपयोगी विधि है। कहा पुस्तक विधि है अभ्यास कार्य के लिए तो उपयोगी विधि। तुलना एवं अनुकरण विधि। तुलना एवं अनुकरण विधि। तुलना क्या होती है और अनुकरण क्या होता है, इस पर बात कर लें। मित्रों, तुलना 2 वस्तुओं में करवाई जाती है, 2 पाठ में करवाई जाती है, 2 वाक्यों में करवाई जाती है और बालक फिर उसको समझ करके वैसे वाक्य बनाता है। इसे अनुकरण कहते हैं। अध्यापक इस विधि के अंतर्गत संस्कृत वाक्य बोलकर अन्य भाषा में तुलना कराते हुए बालकों से अनुकरण संस्कृत में करवाता है। संस्कृत वाक्य बोला अध्यापक ने और फिर उसका अन्य भाषा में आपने अनुवाद किया और अनुवाद भी किया तो इस तरह से किया कि वह अनुवाद का भावार्थ और शब्दार्थ बदले नहीं। जैसे से भोजनम खादती, ठीक, वह भोजन खाता है। अब मैंने क्या किया? अन्य भाषा में अनुवाद कर दिया, वह भोजन खाता है। अब बालक से कहा
बालक से क्या कहा आपने? एक तो कहा कि स भोजनम खादति, वह भोजन खाता है, मैंने हिंदी में अनुवाद कर दिया। अब बालक से क्या करवाना है, इसी तरह के जो और वाक्य हैं, सा पुस्तकम पठति, आपने बालक से पहले इसका अनुवाद करवाया, अनुकरण करवाया कि मैंने संस्कृत में वह भोजन खाता है, इसको संस्कृत में क्या बोला, स भोजनम खादति, सा पुस्तकम पठति। तो बालक अनुकरण धीरे धीरे करना शुरू करता है। और एक अनुकरण एक ऐसी आदत है जो इंसान को जल्दी ही सफल बना देती है। इसीलिए कहा जब कोई बोल, जैसे गाने हैं, अनुकरण को समझिएगा। बालक जब कोई गाना सुनता है तो वह बालक उन शब्दों को बहुत जल्दी याद कर लेता है जो उसके पास में पहले से। हाल ही में कुछ गाने चल रहे हैं, कुछ भगवान पे आधारित हैं। अब वो वाले बालक जो है जब उन गानों को कई बार सुनता है तो मन अपने आप उसको बोलने के लिए कहता है। कई बार मन में गाना चलता रहता है, बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि वो कई बार सुना हुआ है, अभी तक ब्रेन ने पूर्ण रूप से उसको तैयार नहीं किया। और जैसे ही उसका हुआ, उसका मन से बाहर आना शुरू होगा। तो बालक को बहुत रुचिकर बनाना होता है अनुवाद को भी। जैसे मैंने यहां लिखा, स तंडुलान ओदनम पचती, स तंडुलान ओदनम पचती। अब यहां पर मैंने अन्य भाषा में कर दिया, वह चावलों से भात पकाता है। अब यहां पर आपको देखना होगा कि तंडुल कहते हैं कच्चे चावल को, और भात कहते हैं जब चावल पक जाएं तब भात कहलाते हैं, और संस्कृत में वह ओदन कहलाता है। तो स तंडुलान ओदनम पचती को हिंदी में आपने कहा वह चावलों से भात पकाता है। अब इस विधि को प्रयोग आप कर सकते हैं, अनुकरण करवाएं बालक से। द्विभाषा विधि, मित्रों द्वि यानी दो भाषा। अब दो भाषाओं का प्रयोग क्या कक्षा में करना उपयोगी है अनुवाद में कि नहीं है? मित्रों, अनुवाद का अर्थ ही होता है दो भाषाओं का प्रयोग करना। अनुवाद का अर्थ ही क्या होता है? एक भाषा से दूसरी भाषा में आना। अब ऐसी स्थिति में जब इसका नाम ही द्विभाषा है तो ये समझ लीजिएगा अनुवाद शिक्षण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि होने वाली है। क्यों? क्योंकि जो अनुवाद नाम ही है उसका काम ही दो भाषा है। तो कहा इस विधि में अध्यापक संस्कृत भाषा के वाक्यों का अनुवाद अन्य भाषा में तथा अन्य भाषा के वाक्यों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करवाता है। अध्यापक क्या कर रहा है? अध्यापक क्या कर रहा है? वह अध्यापक क्या कर रहा है कि संस्कृत भाषा के वाक्यों का अनुवाद तो अन्य भाषा में, और अन्य भाषा के वाक्यों का अनुवाद किस में कर रहा है? संस्कृत भाषा में करवाता है। अध्यापक का दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। दोनों भाषाओं पे तगड़ा क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए कि यस, मैं दोनों भाषा में पढ़ा सकता हूं। इस विधि में अनुवाद करते समय अध्यापक के मुखमंडल के हाव भाव तथा परिवर्तन वाक्य के भाव समान रखने होते हैं। जब आप अनुवाद कर रहे हैं द्विभाषा विधि का, तो यहां अध्यापक का जो चेहरा है उस पर जो हाव भाव है, आंखों का संचालन है, हाथ का संचालन है, वो अन्य भाषा में जो आप बता रहे हैं उस वाक्य को, वो समान होने चाहिए, एक जैसे लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहा स भोजनम खादति और अब आप क्या कह रहे हैं? वह रोटी खाता है। हाँ, रोटी कैसे खाता है? रोटी के लिए तो रोटी लाओ। स भोजनम खादति, वह भोजन खाता है। स रोटिकाम खादति, स रोटिकाम खादति, वह रोटी खाता है। अब आया क्लियर। तो यहां हाव भाव आपको बिल्कुल क्लियर रखने होंगे। इस विधि का प्रयोग सम्मेलन, साक्षात्कार, देश विदेश में भाषा रूपांतरण के लिए किया जाता है। तो मैं इस विधि का एक नाम और आपको सजेस्ट करवाता हूं, रूपांतरण विधि भी इसे कहा जाता है। जी हाँ,
द्विभाषा विधि को रूपांतरण विधि भी कहा जा सकता है। यह अनुवाद शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। यह आज संपूर्ण विश्व में इस माध्यम से संस्कृत को समझाया जाता है। इस विधि से समझाया ही जा रहा है, क्योंकि आप याद कीजिएगा वर्तमान में भारत में जितने भी विदेशी लोग यहाँ आ रहे हैं वो यहाँ भगवद गीता संस्कृत में सुनकर के उसका अर्थ अंग्रेजी भाषा या उनके देश की भाषा है उसमें सीखना पसंद करते हैं। तो मित्रों, अनुवाद शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो गई? द्विभाषा विधि। अब कुछ चीजों पे हमें विशेष ध्यान रखना होगा अनुवाद शिक्षण पे, कि अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए, मुख्य उद्देश्य क्या है तो ध्यान रखो, द्विभाषा ज्ञान, दो भाषाओं का ज्ञान। अनुवाद शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? द्विभाषा विधि, द्विभाषा विधि। और अनुवाद शिक्षण पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या है? अनुवाद शिक्षण पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या है? साक्ष्यानुवाद और तथ्यानुवाद। या तो परीक्षक देगा 4 ऑप्शन में साक्ष्यानुवाद या फिर वो देगा तथ्यानुवाद। अब प्रश्न पे आ जाओ। संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा प्रति, संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा की ओर रूपांतरणम कस्मिन विधो भवति, रूपांतरण किस विधि में होगा? संस्कृत भाषा से हिंदी में, कहा? मातृभाषा में, मातृभाषा में। हमने यहां मातृभाषा का पढ़ा था, वहां ध्यान रखना होगा। कहा तुलना एवं अनुकरण विधि भवति, तुलना और अनुकरण विधि कहां होगी? अनुवाद शिक्षण में। अब यहां ध्यान रखना होगा, ये कॉम्बो होके चलती हैं, तुलना एवं अनुवाद, यानी दोनों जुड़ के चलेंगी। और जब आपके प्रश्न पत्र होगा उसमें भी ये एक ही ऑप्शन में दोनों रखी होंगी, तभी यह अनुवाद शिक्षण की विधि होगी। तो यहां पर हमने विशेष रूप से याद कीजिएगा, हमने अनुवाद शिक्षण की सारे प्रश्न और उनसे संबंधित जो बनने वाले हैं वो सारे के सारे यहां हमने देखे हैं। तो अनुवाद शिक्षण को आपने बहुत अच्छी तरह समझा है और इसे समझ करके आप अपना शिक्षण कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ढेरों शुभकामनाओं के साथ मैं फिर मिलता हूं अगली क्लास में। जय हिंद।